हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 2 दिनों से मैंने जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वही सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन जो कि 2 जुलाई 2013 को आया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको काफ़ी ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं जो हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ दे। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से और पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फिर हम देख लेते हैं एक एक करके रूल्स को। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे दी हुई है कि ये जो रूल है ये 1986 के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आया था। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। और इसके तहत म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो आया था कब? 2000 में। ये ध्यान देना है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था? 2000 में ये आया था, ठीक है। और ये 2013 में फिर से आया है, तो ये अमेंडमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का अभी तक मैंने आपको ई वेस्ट के बारे में बताया है और बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताया है। और आज ये जो रूल हम पढ़ेंगे ये है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो कि 2000 में आया था और 2013 में इसका अमेंडमेंट आया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इसे देखते हुए चलेंगे। चलो अब यहाँ पे जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी दिए हुए हैं। ड्राफ्ट रूल क्या क्या है ये सब कुछ बहुत डिटेल में है। पहला है, ये रूल अप्लाई किस पे होगा, एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? तो एवरी म्युनिसिपल अथॉरिटी, जितने भी म्युनिसिपल अथॉरिटी हैं उन सभी पे ये लागू होगा। जितने भी म्यूनसिपाल्टीज़ हैं वहाँ पे ये रूल सारे के सारे अप्लाई होंगे। और ये किस किस चीज़ के लिए? तो ये अप्लाई होंगे कलेक्शन के लिए, यानी कि वेस्ट कलेक्शन के लिए। वेस्ट कलेक्शन कैसे होता है, सेग्रीगेशन कैसे कैसे करते हैं, स्टोरेज क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ये सभी के लिए अलग अलग वीडियोस हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ऑलमोस्ट अभी तक 5 से 6 वीडियो आ चुकी है, उसको देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में इन सभी चीज़ों को बताया हुआ है कि कलेक्शन किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है, सेग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं, या वेस्ट मैनेजमेंट किस किस तरीके से किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा रूल मैंने वहाँ पे बताया है। अब चलो यहाँ पे जो डिफिनेशंस दिए हुए हैं ये हम एक एक करके देख लेते हैं। इसका हिंदी में भी मिल जाएगा पीडीएफ आपको। ये इंग्लिश में है लेकिन ये हिंदी में भी है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी वाले भी परेशान नहीं होंगे। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, वहाँ पे आप हिंदी वाले सभी से पढ़ सकते हो। फिलहाल समझ लो चीज़ों को कि क्या है यहाँ पे। एनारोबिक डाइजेशन, पहला डिफिनेशन तो यही है और ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। एनारोबिक डाइजेशन इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान ये रखना है, एनारोबिक सिंपल याद रखो, विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही अगर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई, जब जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था, जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उन सभी को हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका अगर बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करके छोटे छोटे मटेरियल में उनको बांट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया पहला। नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वो है ऑथोराइजेशन, means the consent given by the state pollution control board or committee as the case may be to the operator of facility or municipal authority, पंचायत और any other agency as applicable। देखो ऑथराइजेशन का मतलब है कि जैसे म्यूनसिपाल्टी है, जो पंचायत है, उनको कुछ अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है। जैसे बिहार में जितनी भी म्यूनसिपाल्टीज़ हैं उनको
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो बिहार का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो कुछ रूल्स बनाएंगे और उन्हें वो अथॉरिटी दे देंगे कि आपको ये काम करना ही है, अपने एरिया में आपको इन इन रूल्स को फॉलो करना है। तो ये कहलाता है ऑथोराइजेशन। और फिर उन रूल्स को फॉलो करना इनके लिए एकदम से ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये तो सभी जानते हो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब है जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। मीन्स ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे सब्सटेंस जिसका डाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पॉसिबल है उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? जिसका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अगला है डिफिनीशन बायोमिथेनेशन। अब ये बायोमिथेनेशन क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन के बाद मीथेन गैस प्रोड्यूस हो। जैसे बायोगैस, आपने नाम सुना भी होगा, बायोगैस प्रोडक्शन, जो गोबर गैस भी इसे हम कहते हैं बायोगैस को, जो गोबर होता है उससे गैस प्रोड्यूस करना। तो इसमें आपको पता है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं बायोमिथेनेशन। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, तो सिंपल याद रखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस विच इंटेल्स इंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे इंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, मतलब एंजाइम्स के थ्रू जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम कहते हैं एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोबियल एक्शन टू प्रोड्यूस मीथेन रिच बायोगैस। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलो अगला डिफिनेशन देख लेते हैं। बफर जोन, बफर जोन कहते हैं मीन्स जोन ऑफ नॉन डेवलपमेंट। सिंपल याद रखो, बफर जोन का मतलब हो गया अ जोन ऑफ नॉन डेवलपमेंट। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे कि बफर जोन क्या है या जोन ऑफ नॉन डेवलपमेंट को क्या कहते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे एक एक करके मैं सारे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। और क्वेश्चन जब भी मैं कराऊंगी तो वो लाइव होगा, लाइव सेशन चलेगा और उसी में आपसे क्वेश्चन कराया जाएगा। जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये रेडी हो जाए और क्वेश्चन सेशन भी हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर सकें। चलो, तो बफर जोन का मतलब हो गया अ जोन ऑफ नॉन डेवलपमेंट, जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, विच शैल बी मेंटेन्ड अराउंड लैंडफिल्स, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जितने भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैं, बफर जोन कहने का मतलब एक तो हो गया जोन ऑफ नॉन डेवलपमेंट, मतलब ऐसा जोन जहाँ पे ना खेती हो सकती है, ना ही बिल्डिंग बन सकता है, ना ही कुछ और हो सकता है। तो ऐसे जोन को बेसिकली हम कहते हैं बफर जोन। और यहाँ पे जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उनको लाके भर दिया जाता है, कचरे को फिल कर दिया जाता है, तो इसी जोन को कहा जाता है बफर जोन। अगला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। आप सभी जानते हो सीपीसीबी का क्या मतलब है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, constituted under subsection 1 of section 3 of Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, 6 of 1974। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पे भी दिया हुआ है और इसी के तहत हमारा पोस्ट भी क्रिएट किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कब बनाया गया है? तो ये बना है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत इसको बनाया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला है कलेक्शन। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, मीन्स लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फ्रॉम कलेक्शन पॉइंट और एनी अदर लोकेशन। मतलब ये हुआ कि घरों के बाहर जो ये कचरे के डब्बे रखे हुए होते हैं, उन सभी कचरों के डब्बों से लेकर उसे एक लॉरी में या ट्रक में भर के ले जाना ही बेसिकली कलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, मीन्स ए कंट्रोल्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कंपोस्टिंग तो आप वैसे भी समझ रहे हो, कंपोस्ट यानी कि खाद बनाना। तो जितने भी ऐसे सब्सटेंस जैसे फूड हो गया, फूड मटेरियल जो फेंका जाता है, या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट या फूड मटेरियल, इन सभी को
माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के थ्रू खाद के रूप में कन्वर्ट कर देना कंपोस्टिंग कहलाता है। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन आप जानते ही हो, केचुआ इसको कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड, यानी कि किसान के मित्र कहा जाता है किसको, केचुए को, ठीक है। अर्थवर्म कहते हैं इसे, और अर्थवर्म कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, सिंपली इसे कहते हैं कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगला देख लो, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ये तो सभी लोग आप जानते हो, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे ईंट, पत्थर, बालू, इन सभी का जो वेस्ट निकलता है उसे ही हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। Means the waste arising from building materials, debris and rubble resulting from construction, remodeling, repair, demolition operation। सिंपल सी बात है, कोई घर बनाता है तो उसमें भी बहुत सारे कचरे निकलते हैं, ईंट, पत्थर, बालू और भी इस तरह के कचरे होते हैं। प्लस कहीं पे अगर बिल्डिंग कोई गिरा दी जाती है तो उसमें भी बहुत सारे तरह के कचरे निकलते हैं, या घर की रीमॉडलिंग की जाती है, या और भी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, कहीं पे पुल बनाया जा रहा है तो वहाँ पे भी बहुत सारे कचरे जनरेट होते हैं। तो इन सभी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। अगला है डिस्पोजल, means the final disposal of municipal solid waste in term of the specified measures to prevent contamination of groundwater, surface water, ambient air quality and source of bird attraction। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। डिस्पोजल समझ रहे हो आप, डिस्पोज करना मतलब क्या होता है कि पहले तो हमने कलेक्ट कर लिया सारे गली मोहल्ले से, उनको ले जाके लैंड फिलिंग की। लैंड फिलिंग करने के बाद उस जगह पे उन कचरों को जलाया जाता है, ये सभी आप लोग पहले से जानते हो। तो उसका इस तरह से जलाना है या ऐसे मटेरियल को जलाना है जिसको जलाने से एयर पोल्यूशन ना हो, इसके अलावा इसमें से कुछ ऐसे केमिकल ना हो जो नीचे लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ग्राउंड वाटर में जाए और उन्हें पॉल्यूट करें, या फिर अगर आसपास कोई ऐसा सोर्स, वाटर सोर्स है जहाँ पे ये फैल के चले जाएं तो इसको भी पॉल्यूट ना करें। तो ये इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है कि एयर क्वालिटी ख़राब ना हो, या फिर बर्ड्स के अट्रैक्शन को भी कोई हार्म ना पहुंचे। बर्ड्स को कोई हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हो बर्ड्स की संख्या काफ़ी घटती जा रही है ड्यू टू यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। जितने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सब के लिए टावर्स लगते हैं और वो जो तरंगे छोड़ते हैं उसकी वजह से बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता है, उनके नेविगेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए डिस्पोजल करते वक्त। तो क्या है डिस्पोजल का मतलब, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड मेजर्स। ये मेजर्स जरूर ध्यान रखने हैं। कौन कौन से मेजर्स हैं, तो कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कॉन्टामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर, एम्बियंट एयर क्वालिटी एंड सोर्स ऑफ बर्ड अट्रैक्शन। अगला है फॉर्म। फॉर्म मीन्स ए फॉर्म अपेंडेड टू दिस रूल, मतलब इस रूल में जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो जिस फॉर्म में बताई जाएंगी, किसी भी फॉर्म में। मान लो हमने बताया कि ये जो कचरा निकला है वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, ये हम कहते हैं ना कि ये फॉर्म है। तो फॉर्म का मतलब वही हो गया कि इस रूल का एक अपेंडेड मतलब उसके ब्रांचेज, समझ सकते हो, इसे हम कहते हैं फॉर्म। अगला है जनरेटर ऑफ वेस्ट, मीन्स ए पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट जनरेटिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जनरेटर ऑफ वेस्ट सिंपल से समझ रहे हो कि कोई भी जनरेट करता है। हमारे घर में हम बहुत सारे कचरे जनरेट करते हैं, तो एक इंडिविजुअल हम हो सकते हैं या फिर कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई बड़ा कोई ऑफिस हो सकता है, हर जगह कचरा जनरेट होता है तो उन्हें हम कहते हैं जनरेटर ऑफ वेस्ट। मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जनरेटर कोई भी, वो पर्सन हो सकता है या कोई एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। अगला है लैंड फिलिंग, ये तो बताया ही है, मीन्स द डिस्पोजल ऑफ रेसिडुअल म्युनिसिपल वेस्ट। देखो यहाँ पे रेसिडुअल टर्म दिया हुआ है, ये भूलना मत, एग्जाम में ऑप्शन दे देगा यही और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से देखना। लैंड फिलिंग का मतलब हो गया मीन्स द डिस्पोजल ऑफ रेसिडुअल म्युनिसिपल वेस्ट। रेसिडुअल कहने का क्या मतलब है कि पहले हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको रीयूज किया जा सकता है या रिसाइकल किया जा सकता है, उन सभी को अलग कर लिया, प्लस इसके वेट को और ज़्यादा कम कर दिया, काफ़ी कम कर सकते हैं,
कंपैक्शन के थ्रू या कंबसन के थ्रू, यानी कि या तो जला सकते हैं या फिर उसको एकदम से चिपका के काफ़ी छोटा कर दिए। तो रेसिडुअल कहने का मतलब हुआ कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब रीयूज करने के बाद, रिसाइकल करने के बाद भी जो वेस्ट बच रहा है उसका डिस्पोजल किया जाता है फॉर लैंड फिलिंग। मतलब जो लैंड एरिया बचा हुआ है या जो हमने डिज़ाइन किया है प्रोटेक्टिव मेजर्स को देखते हुए, प्रोटेक्टिव मेजर्स अभी मैंने आपको बताया डिस्पोजल में था, सारी चीज़ें यहाँ पे कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। तो हमें बचाना है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को, सरफेस वाटर पॉल्यूशन को और एयर क्वालिटी ख़राब ना हो, इन सभी को देखते हुए उस प्लेस पे जो हमने चूज किया है, जो ऐसा प्लेस है जिसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम इसको रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से प्रोटेक्टिव मेजर्स दिया हुआ है अगेंस्ट पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, एयर फ्यूजिटिव डस्ट, विंड ब्लोन लिटर, बैड ऑर्डर भी आप देखते होंगे कि जहाँ कहीं भी कचरा अगर भरा हुआ रहता है वहाँ से आप गुजरते हो तो काफ़ी बेकार सी स्मेल आती है, तो ये नहीं होना चाहिए। फायर हजार्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे आग लगाया और आसपास के एरिया में भी आग लग जाए, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बर्ड मिनेंस, बर्ड्स को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए। पेस्ट और रोडेंट्स नहीं फैलने चाहिए। पेस्ट मतलब समझ ही रहे हो आप, कीड़े मकोड़े और जो बीमारी फैलाने वाले जितने भी पैथोजेंस होते हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, अब यहाँ पे एक टर्म आ गया ग्रीन हाउस गैस, ये तो आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैस में होता है CO2, CH4, O3 यानी कि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको CFC कहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2, ये सभी के सभी कहलाते हैं क्या, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस अगर इमिशन ज़्यादा होगा तो आप जानते हो कि उस एरिया का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ही वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। स्लोप इंस्टेबिलिटी एंड इरोजन भी नहीं होना चाहिए, जो सरफेस है वो ऐसा ना हो कि बेकार हो जाए पूरा, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाए गए हैं। अब देख लो यहाँ पे एक और आ गया टर्म लीचेट। लीचेट मैंने कहा था आपको, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक से मैं समझा रही हूँ। मान लो सरफेस के ऊपर आपने कुछ ऐसा कचरा रखा है जिसमें कुछ लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड, या ऐसे भी अगर इसके ऊपर वाटर सरफेस रहता है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो आप जानते हो कि अर्थ में बहुत सारे पोर्स होते हैं अर्थ सरफेस में, उन पोर्स के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं, ठीक है। तो नीचे जाएंगे तो हर एक लेयर्स के बाद ये छनते हुए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा छनते हुए नीचे जाते हैं, इसीलिए जो ग्राउंड वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी होती है वो छन जाती है अर्थ के लेयर्स में, ठीक है, और छनते हुए ये नीचे तक जाती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जब अर्थ सरफेस में इस तरह से छनते हुए नीचे तक जाती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग, ठीक है। और लीचेट का मतलब हो गया द लिक्विड जनरेटेड फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट दैट सीप्स थ्रू द सॉलिड वेस्ट और अदर मीडियम एंड हैज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ डिजॉल्व और सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम इट। मतलब ये हो गया कि वैसा सारा लिक्विड सब्सटेंस जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के थ्रू सिप यानी कि रिसता हुआ ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए, तो इसे हम कहते हैं लीचेट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इन डेफिनेशंस को आपको समझा दूंगी, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आगे देख लेते हैं। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, MRF इसे कहते हैं, और ये तो याद होना चाहिए क्योंकि MRF डायरेक्ट पूछ सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी मीन्स ए फैसिलिटी वेयर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड, बिल्ड एंड टेम्पररली स्टोर्ड। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सीधे कचरे को गली मोहल्लों से जमा किया और सीधे ले जाके डिस्पोज कर दिया, जनरली होता है यही है, पर ये करना नहीं है। यहाँ पे रूल्स आप देख रहे हो, ये करना नहीं होता है, बट रियल में देखोगे तो वो कुछ देखते नहीं है, सारे कचरों को ले जाके फेंक देंगे या फिर सीधे जला देते हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन कहने का मतलब है कि वैसे सब्सटेंस जिनका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है उन्हें अलग रखना है, और जिनको
कंपोस्ट किया जा सकता है उनको अलग रखना है, जिनका कंबसन करना है उनको अलग रखना है। तो ये सेग्रीगेशन कहलाता है, अलग अलग टाइप के वेस्ट को अलग अलग करके रखना और फिर उनका निपटारा करना। तो इनको टेम्पोररली एक जगह पे स्टोर करके और फिर इन सभी चीज़ों को अलग किया जाता है, इसे ही हम कहते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। और ये एमआरएफ हर जगह होना चाहिए, जितनी भी म्यूनसिपालिटी है उन सभी जगह पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी। ये तो पहले ही हमने देख लिया था ऑथोराइजेशन। अब म्युनिसिपल अथॉरिटी में क्या क्या आ जाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल इंक्लूडिंग नोटिफाइड एरिया कमेटी यानी कि NAC, नोटिफाइड एरिया कमेटी, एंड एनी अदर लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब ये हुआ कि अगर किसी और एरिया को भी किसी एक्ट के थ्रू इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो सारा एरिया भी। अभी फिलहाल कौन कौन से एरिया हैं जिनको हम कहते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और नोटिफाइड एरिया कमेटी। Where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency। मतलब ये इनका काम है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हैंडल करना। चलो आगे देख लेते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता क्या है। इट इंक्लूड्स द कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल वेस्ट। म्युनिसिपल कहने का मतलब हम सिंपली समझते हैं कि ये सिर्फ रेसिडेंशियल होगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कमर्शियल भी है, मतलब कोई शॉप है, कोई दुकान है, उसका कचरा भी अगर जनरेट हो रहा है तो इसे भी हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में ही काउंट करते हैं। कोई अगर छोटी मोटी फैक्ट्री है आसपास रेसिडेंशियल एरिया में, जो कुछ भी है उन सभी से जितना भी जनरेट होगा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, उसे हम कहते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नोटिफाइड एरिया इन आइदर सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म। अब देखो सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेमी सॉलिड ना हो, ठीक है। एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट एंड इंक्लूडिंग ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे के सीधे बायोमेडिकल वेस्ट को जाके डाल दिया। ट्रीटेड कहने का मतलब है कि उन्हें अलग से उनका डिकम्पोजिशन प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब उन्हें लास्टली जमा किया जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल भी आता है। एक्सक्लूडिंग कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी हजार्डस वेस्ट हैं और ई वेस्ट हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब वो इससे बाहर है, लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया है ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को। तो ये हमें ध्यान रखना है, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट, ये तीनों आते हैं किसमें? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे, और वैसे भी एग्जाम में आप जानते हो बीपीएससी में ABCD बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ई वाला ऑप्शन अगर आ जाए तो वहाँ पे ये तीनों दे सकता है। म्युनिसिपल में कौन कौन सा? कमर्शियल, रेसिडेंशियल और ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। चलो आगे अगला डेफिनेशन देखते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो हमने पहले ही आपको देखा था, बताया भी है, पर यहाँ पे भी पढ़ लो। मीन्स द कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग रिडक्शन, रीयूज, रिकवरी, रिसाइकलिंग इन ए साइंटिफिक एंड हाइजीनिक मैनर। ये यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। means collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste including reduction, reuse, recovery, recycling in a scientific and hygienic manner। अब आगे देख लो, operator of a facility means a person who operates a facility for processing and disposal of municipal solid waste, which also include any other agency appointed by the municipal authority and for मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटी किसे कहेंगे? तो फैसिलिटी जिसको अथॉरिटी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उन्होंने जिसको भी ये अथॉरिटी दी है उनको हम कहते हैं ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटी। ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो ऑपरेट करता है किसको? प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। अगला देख लो, अगला है पैलेटाइजेशन। पैलेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस वेयर बाई
Pellets are prepared, which are small cubes or cylindrical pieces made out of solid waste and includes the fuel pellets, which are referred as refuse derived fuel. अब इसको समझ लो। पेल्टाइजेशन कहने का मतलब है कि सॉलिड वेस्ट को छोटे छोटे क्यूब्स में या सिलिंड्रिकल पीसेस में बनाना। सिंपल समझ लो, सॉलिड वेस्ट का क्यूब्स या फिर काफ़ी बड़े बड़े क्यूब्स के फॉर्म में उसको बना दिया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना आसान हो, या उसको अगर रीयूज करना हो एज ए फ्यूल तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूल पेलेट्स के फॉर्म में बनाना या सिलेंड्रिकल पीसेस में बनाना कहलाता है पेलेटाइजेशन। अगला है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या हुआ? यहाँ पे हमने अभी देखा था म्युनिसिपल अथॉरिटी, और अभी हम देख रहे हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। मीन्स द अथॉरिटी टू अंडरटेक द एंड इंश्योर periodical implementation of the provision of the rules mentioned in Rule 4. प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कहने का मतलब है कि एक ऐसा अथॉरिटी जो ये इंश्योर करेगा कि डेली मतलब हमेशा जो काम है जो रूल 4 में दिया हुआ है, जितनी भी चीज़ें क्या वो डेली फॉलो हो रही हैं, ये देखने का काम है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का। म्युनिसिपल अथॉरिटी का काम है कि वो सारा का सारा काम देखे कि कलेक्ट हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, रीयूज हो रहा है, या बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का सिर्फ काम है कि वो इंश्योर करे कि पीरियोडिक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में उनका वो फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगला देख लो, प्रोसेसिंग मीन्स द प्रोसेस बाय विच म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू और रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। जो वेस्ट हमने फेंक दिया था उसको रिसाइकल्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना प्रोसेसिंग कहलाता है। रिसाइकलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेग्रीगेटेड सॉलिड वेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। अब देखो, प्रोसेसिंग का मतलब होता है या तो नया प्रोडक्ट बना दो या उसी प्रोडक्ट को फिर से यूज करने लायक बना दो, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आ गए प्रोसेसिंग में। लेकिन रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि एक नया प्रोडक्ट बन गया उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, तो उसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग। अगला है रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल यानी कि RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। RDF इज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ pellets और fluff produced by shredding and dehydrating combustible components of municipal solid waste. चलो ये तो हो गया। अगला है शेड्यूल, मीन्स शेड्यूल अपेंडेड टू दिस रूल। इस रूल के लिए जो भी शेड्यूल तैयार किया जाएगा कि हाँ ये सुबह में यहाँ पे कचरे उठाने हैं, शाम में कचरे उठाने हैं, या एक हफ्ते के अंदर कहाँ पे कितना कचरा उठाना है, किस दिन क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं शेड्यूल। अगला है सेग्रीगेशन, means to separate the municipal solid waste into the group of organic, inorganic, recyclable, industrial, hazardous waste and e-waste. सेग्रीगेशन आप समझ रहे हो, अलग अलग मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। इसका मतलब होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को सेपरेट करना, किसमें, ऑर्गेनिक मैटर को अलग, इनऑर्गेनिक मैटर को अलग, रिसाइक्लेबल्स मैटर को अलग, इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट को अलग और ई वेस्ट को अलग अलग करना, ये कहलाता है सेग्रीगेशन। चलो आगे है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। इससे पहले हमने क्या देखा था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी देखेंगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मीन्स द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और द पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एज द केस मे बी कंस्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 और सेक्शन 4 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये तो सिंपल सी बात है कि ये सेंटर में भी बनाया गया और स्टेट में भी बनाया गया। कब? तो ये इस एक्ट के तहत, यानी कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत इसको बनाया गया है। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये हो सकता है पूछ दे। अगला है स्टोरेज, मीन्स द टेम्पोररी कंटेनमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन ए मैनर सो एज टू प्रिवेंट लिटरिंग, अट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, स्ट्रे एनिमल्स एंड एक्सेसिव फॉल ऑर्डर। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था स्टोरेज का क्या मतलब है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो। अगला है ट्रांसपोर्टेशन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। मीन्स कन्वेइंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हाइजेनिकली थ्रू स्पेशली डिजाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
so as to prevent the fall order, littering, unsightly condition and accessibility to vectors। ये बस ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बहुत ही दुर्गंध फैलता हुआ जाए या लीटरिंग हो। लीटरिंग कहने का मतलब है कि वहाँ पे कुछ फैलता हुआ चला जाए, ऐसे ओपन नहीं ले जाना है एकदम। अनसाइटली कंडीशन मतलब ऐसा ना हो कि किसी भी जगह पे वो गिरता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं। अच्छे तरीके से प्रॉपर बंधा हुआ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, जिससे कि उसमें वेक्टर्स भी ना जाए। वेक्टर्स कहने का मतलब है कि मलेरिया जैसे आप जानते हो सिंपल सी बीमारी है, लेकिन ये मच्छर के काटने की वजह से होती है, तो मच्छर वेक्टर कहलाता है। तो उस वेक्टर के फैलने को रोके, ऐसा ना हो कि उसको और बढ़ावा दे। ठीक है, ये सब चीज़ें फॉलो तो नहीं होती है, लेकिन ये रूल्स हमें पढ़ना है। ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट, ये हमने पहले ही देखा था, मीन्स द वेस्ट जनरेटेड इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड एज ट्रीटेड अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड हैंडलिंग। क्या है ये हमें अब याद रखना है, क्या? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है। लास्ट हमने 2016 में जो बना था और फिर इसका अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, वो हमने देखा था। ठीक है, ऑलरेडी इसकी वीडियो आ चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हो। फिलहाल आपको याद रखना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड ये कब बना था? 1998 में। अगला है ट्रीटमेंट, मीन्स द मेथड, टेक्निक और प्रोसेस डिजाइन टू मॉडिफाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और कंपोजिशन ऑफ एनी वेस्ट सो एज टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल टू कॉज हार्म। मतलब ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि इससे कोई भी हार्म ना हो। वर्मी कंपोस्टिंग, ये तो आप सभी लोग जानते हो, अभी मैंने बताया भी, अर्थवर्म्स से जो बायोडिग्रेडेशन होता है और कंपोस्ट तैयार किया जाता है, उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ये तो सिंपल सी बात है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं है। अगला है वेस्ट पिकर्स, ये तो आप जानते ही हो, वेस्ट पिकर्स कहते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन द कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एक सिंपल एक अकेला इंसान या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि इंगेज्ड हैं किस चीज़ में? कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उनको हम कहते हैं वेस्ट पिकर्स। आई होप कि आपको ये सारे के सारे डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। आगे और भी सारी चीज़ें हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये आई थिंक 1 से 2 क्लास में ये पूरा का पूरा रूल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन देखा है, अब इसके बाद है अथॉरिटी कौन कौन सी है, लिस्ट ऑफ अथॉरिटी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किसकी क्या ड्यूटी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी के सभी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, उसके लिए नहीं परेशान होना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। अभी कुछ कारण से मैं PDF नहीं दे पा रही हूँ टेलीग्राम में, पर आई होप कि आज मैं सारे के सारे PDF आपको दे दूँगी। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियो, तो इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक तो ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।